हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है पार्ट 2 स्टूडेंट के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे पेपर 3 का। आप लोग अपने एग्ज़ाम में पार्ट 1 में पेपर 1 और 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। सो पार्ट 2 में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको पेपर 3 और पेपर 4 का एग्ज़ाम देना होता है ऑनर्स का। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में आपके क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा आंसर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन और आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और सुने और समझें कि आंसर कैसे लिखना है। और जल्द ही संडे को पार्ट 2 स्टूडेंट के लिए लाइव लिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि आपको विशेषताएं बताना है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का। तो अगर इस सवाल को लिखना होगा तो आप लोग पहले इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है पहले ये बताइएगा, उसके बाद आप फीचर बताइएगा और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। कैसे लिखना है संडे को लाइव सेशन में आप लोग ज़रूर आइएगा। जिन्हें सीखना है आपको बताया जाएगा लिखकर कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द गांधीयन इम्पैक्ट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देश प्रावधानों पर गांधीवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देश प्रावधान पढ़ना है कि गांधीवाद से कैसे प्रभाव है, इस तरह से। तो आप यहाँ पे जब लिखिएगा तो आप बिहार में जैसे अल्कोहल बैंड है तो ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही बताया गया था कि ऐसा कर सकते हैं, मतलब अल्कोहल को बैंड कर सकते हैं। इस तरह से जो डीपीएसपी का जो फीचर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इस तरह से आपको बहुत अच्छे से बताना होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। देखिए इसी प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब मीनिंग आपका सेम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन इसको बदल के भी पूछा जा सकता है। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशन तत्वों पर वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपसे टॉपिक एक ही रहेगा लेकिन सवाल को बदल के पूछा जा सकता है। इसलिए जब आप नोट्स बनाएं तो उस टॉपिक पे ध्यान दें। मतलब आपको यहाँ पे क्या पढ़ लेना है अच्छे से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सवाल कुछ भी है आपको अपना जो आंसर रेडी रखिएगा, आप वहाँ पे ज़रूर जाके लिखिए। यहाँ पे टारगेट मिशन की तरफ से आप लोग को ये बहुत हेल्प किया गया है कि एक सवाल को अगर 2-3 तरह से भी पूछा गया है तो यहाँ पे वो तीनों तरह यानी कि तीनों टाइप्स बताए गए हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द पावर फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि भारतीय संसद के अधिकार एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आपको पार्लियामेंट यानी कि संसद के फंक्शन, उसका पावर यानी कि अधिकार, कार्यों का परीक्षण करना है। यहाँ पे आंसर आपको लिखना है पार्लियामेंट। यहाँ पे देखिए 2 सवाल और लगाए गए हैं इसके साथ। एवेलुएट द पावर फंक्शन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के अधिकार एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। और एक और सवाल लगाए गए हैं, डिस्कस द कंपोजिशन और पावर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा, लोकसभा के गठन एवं शक्तियों की व्याख्या करें। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट से 3 सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ये 20 ईयर के क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके दिया गया है।
तो आप लोग इन सारे प्रश्न को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे देखिए, अगर ये तीनों में से एक भी आता है तो आपको इस तीनों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा भी लिखते हैं तो आप पहले पार्लियामेंट लिखिएगा, उसमें 2 हाउस, प्रेसिडेंट, इस तरह से आपको बताना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली राज्यसभा पे स्विच नहीं कर सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट लिखते हैं तो उसमें राज्यसभा लोकसभा को बताइएगा ही कि बाई कैमरलिज्म है, 2 हाउस है, इस तरह से। या आप लोकसभा लिखिएगा फिर भी आप बताइएगा कि पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी अंग है संसद के। तो इस तरह से आप बताइएगा वहाँ पे। तो आपको ये टॉपिक एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। ये तीनों तरीका आप लोग को बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल इन एट इंडिया। यानी कि आपको यहाँ पे पढ़ना है गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण करें। तो देखिए, आपको इस प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए गवर्नर का और कैसे प्रेसिडेंट रूल लगते हैं स्टेट में। तो ये सारे नॉलेज होने के बाद ही आप इस सवाल को बना सकती हैं, क्योंकि इस सवाल में 2 क्वेश्चन हैं। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से पूछा जाए तो द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे गवर्नर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जब आप गवर्नर को लिखें तो आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि कैसे एक स्टेट में सबसे हेड होते हैं गवर्नर। इस तरह से आप अपने सवालों को बनाएं और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि भारतीय राजनीतिक में मतदान व्यवहार की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, वोटिंग बिहेवियर, यानी कि मतदान व्यवहार, कि इंडिया में किस तरह से जब वोटिंग होता है तो उसमें उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, किस वे पे या क्या मुद्दा होता है कि लोग अपने वोट को देते हैं वहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक कोटेशन भी लिख सकते हैं किसी लीडर का। इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन बिहार। यानी कि बिहार में मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारण तत्वों का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया में भी पूछा जा सकता है या बिहार में भी। आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जैसे कोई भी वोट देने जाता है तो उसके पीछे क्या उसके माइंड में होता है। तो बहुत लोग रिलीजियस, बहुत लोग स्टेटस, बहुत लोग एजुकेशन डेवलपमेंट, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे फीचर हैं, उनके बेसिस पे लोग अपना वोट देते हैं। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कॉम्युनलिज्म एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए और भारतीय राजनीतिक पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको कॉम्युनलिज्म पढ़ना है, तो पहले इसको डिस्क्राइब यानी कि डिफाइन या व्हाट इज़, ये इस तरह से आपको परिभाषा दीजिए और इसका भारतीय राजनीतिक पर क्या प्रभाव है इसे भी बताना है। इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट ए ब्रीफ एसे ऑन द कॉजेस एंड इट्स रेमेडी ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। यानी कि भारत में सांप्रदायिकता के कारणों एवं उसके समाधान पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे एक ही पूछा गया कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता, लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 टाइप्स में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अपना नोट्स इसी प्रकार रेडी रखें कि एक टॉपिक से जितने तरीके से पूछे जा सकते हैं आप उसके लिए रेडी रहें कि उसमें क्या लिखना है। और अपने आंसर में आप लोग डायग्राम पेंसिल का यूज़ ज़रूर करें। ये सब अगर आता है बहुत अच्छा, अगर सीखना है तो संडे को लाइव में ज़रूर आइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक आधारों की विवेचना कीजिए।
तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, सोशियो इकोनॉमिक किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखिए, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बहुत अच्छे से लिखना है। आप जब प्रेसिडेंट लिखें तो इनके सारे फीचर, जो इनका क्या पावर मिला है, ये सब भी ज़रूर लिखें और एक दो कोटेशन भी लिखें प्रेसिडेंट के ऊपर। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तो जिस तरह से आपको बताया गया कि प्रेसिडेंट जब लिखिएगा तो प्रेसिडेंट, फिर इनको जितने पावर मिले गए हैं वो लिखिए, ये कहाँ पे हेड हैं ये भी बताइए, और कंक्लूज़न भी बताइए, और जहाँ लिमिटेशन है वहाँ भी बताइए। तो ये सब चीज़ आपको बताना ही होगा एक सवाल में, और कुछ डायग्राम और पॉइंट्स में भी रेडी रखिए अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द पावर फंक्शन ऑफ विधानसभा ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की विधानसभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आप जब विधानसभा पढ़िए तो आप इसको कंपैरिजन भी कीजिएगा पार्लियामेंट के दोनों हाउस से। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार विधान परिषद, तो जिस तरह से यहाँ पे पूछा गया है पावर एंड फंक्शन विधान सभा का, उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है पावर और फंक्शन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है हाई कोर्ट। एक और सवाल है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्रीय अधिकार का वर्णन करें। यहाँ पे दोनों सवाल एक जगह इसलिए दिया गया है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट बताना है, और फिर आप बताइएगा हाई कोर्ट फिर डिस्ट्रिक्ट, और अगर आपको हाई कोर्ट भी पूछेगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही बताना ही पड़ेगा, फिर आप हाई कोर्ट फिर डिस्ट्रिक्ट। तो और जब आप फीचर पढ़िएगा और फिर कितने मेंबर होते हैं तो आप एक साथ पढ़िएगा तो दोनों को बहुत इजी वे से याद कर सकते हैं एक साथ। इसलिए दोनों प्रश्न को एक साथ दिया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और कंपैरिजन भी करें और सिमिलैरिटी भी बताएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एसे ऑन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग पर एक निबंध लिखें। तो आपको यहाँ पे यूपीएससी पे एक नोट्स लिखना है। अगर जब आप ये नोट्स लिखें, यानी कि जब आप ऐसे लिखें, तो आप आर्टिकल ज़रूर बताइएगा कि कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया यूपीएससी के बारे में, कितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, फिर उनका नियुक्ति दोबारा होता है या नहीं। इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स को बताना है और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के गठन एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। तो आपको यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है, ये सब कुछ बताना होगा। फिर कितने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, कब से 18+ पीपल को राइट मिला है वोट देने का, अभी कितने मेंबर हैं, फिर इलेक्शन कमीशन का मेन एम क्या है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीतिक में दबाव समूह की भूमिका की विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप इंडियन पॉलिटिक्स में। देखिए प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी, ये सारे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इन्हें ज़रूर पढ़ लें।
क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द पावर पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इन इंडियन स्टेट, यानी कि भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है चीफ मिनिस्टर स्टेट्स का। तो आप अगर बिहार में लिख रहे हैं तो आप बिहार के संदर्भ में चीफ मिनिस्टर के बारे में बताइए। आप चीफ मिनिस्टर जब पढ़ रहे हैं टॉपिक तो आप प्राइम मिनिस्टर भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि दोनों सिमिलर है और आपको बहुत ज़्यादा याद करने में इजी होगा। जब आप बहुत अच्छे से प्राइम मिनिस्टर को पढ़ लीजिएगा यानी कि इंडिया में, और फिर आप चीफ मिनिस्टर पढ़िए स्टेट में, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इस तरीके पे ही इसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसा दिया गया है। 1, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, इस पे एक नोट्स बनाइए। राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। 3, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368। जुडिशरी रिव्यू ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में न्यायिक समीक्षा। तो ये 4 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट बनाना है। इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और अधिक सीखने के लिए कैसे आंसर लिखना है, कैसे एग्ज़ाम में 30 से 32 पेज अच्छे से लिख सकते हैं, डायग्राम कैसे बनाना है, आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव में मिल जाएगा संडे को, जो पार्ट 2 स्टूडेंट के लिए होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल हुआ एग्ज़ाम में। ऐसे ही टारगेट मिशन को आप लोग सपोर्ट करते रहें ताकि और हेल्प किया जा सके। थैंक यू सो मच।